In this video, we'll talk about Dodla Dairy, a newly launched company. In this video, we'll discuss company's business model, exactly कंपनी काम क्या करती है. Although डेयरी है, हम समझते हैं कंपनी काम क्या हो सकता है या फिर क्या है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है विल डिस्कस एंड डेफिनेटली विल कवर कंपनीज फंडामेंटल ऑल्सो, कितने मजबूत और कितने वीक हैं. एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट लेवल्स एंड टारगेट अलॉन्ग विद द चार्ट कि चार्ट के ऊपर चल क्या है. तो सबसे पहले कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं. ऑल्दो जो डेयरी है हम मैक्सिमम लोग जानते हैं, जब इसका आईपीओ भी आया था तब हमने समझने की कोशिश की होगी इस कंपनी को कि एग्जैक्टली कंपनी का काम क्या है. अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट को समझ लेते हैं, हम मैक्सिमम चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे. आप यहाँ देख पाएंगे जो मिल्क है, मिल्क की जितनी भी कैटेगरी होती हैं, टोन मिल्क हो या डबल टोन मिल्क हो या हो उसके बाद नॉर्मल फुल क्रीम, सब सारे प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल हैं या फिर इनके सारे मिल्क मार्केट में चलते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें कर्ड है, घी, आइसक्रीम एंड योगर्ट, ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी जो ऑपरेट करती है इन इंडिया में, ये तो इंडिया की अगर हम बात करें प्राइमरली अक्रॉस द 5 इंडियन स्टेट में करती है. अगर हम नाम लें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उसके बाद महाराष्ट्र, ये कुछ 5 स्टेट ऐसे हैं जहां प्राइमरली बेसिस पे कंपनी काम करती है. नाउ कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं. कंपनी की जो जर्नी शुरू हुई थी 1995 से हुई थी और अभी तक कंटिन्यू है. अभी चला 2021. तो इस बीच में कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किए, कुछ फंडिंग भी मिली एंड कुछ एक्वायर भी किए. तो बहुत सारी चीज़ें हुई, आप यहाँ समझ सकते हैं. तो एक एक पॉइंट को तो आप यहाँ खुद रीड कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस वीडियो में, उनको हम यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं. 1995 में फॉर्म होने के बाद अगर हम बात करें उसका सीधा 2012 में ये इन्वेस्टमेंट बाय ब्लैक रिवर, तो यहाँ से उनको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिली. ये आप देख सकते हो 2012 में. उसके बीच में कई सारी चीज़ें हुई हैं, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें 2014 में, उसके बाद एक्वायर्ड लेक साइड डेयरी युगांडा में. अब युगांडा क्या है, ये कंपनी जो इंडिया में तो काम करती है, इसके अलावा ओवरसीज़ में भी इनका बिजनेस है. अब वो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए इन्होंने एक्वायर्ड किया था लेक साइड डेयरी युगांडा में, वहाँ एक एक्वायर किया था. उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हम 2019 के बात करते हैं. एक्वायर्ड 2 प्रोसेसिंग प्लांट फ्रॉम केसी डेयरी. फिर उन्होंने अगेन 2 इन्होंने प्लांट को एक्वायर कर लिया था केसी डेयरी के. कुल मिला के धीरे धीरे करके अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाते जा रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट शेयर को गेन करते जा रहे हैं. उसके बाद आ चुका है उसके 2021, जब ये कंपनी फाइनली लॉन्च हो गई थी या फिर लिस्ट हुई थी बीएसई और एनएसए पे. बाकी चीज़ छोटी मोटी जर्नी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी के स्नैपशॉट के फॉर्म में समझने की अगर कोशिश करें, सेकेंड यहाँ पे आप देख पाएंगे, ज़रा से इसको जूम कर दो आप सभी के लिए, तब आप पढ़ पाएंगे. कंपनी कहीं ना कहीं रैंक करती है कुछ ना कुछ फॉर्म में. अगर हम समझने की कोशिश करें, सेकंड हाईएस्ट मार्केट प्रेजेंस है इसके पास अक्रॉस 12 स्टेट इन इंडिया. तो यहाँ पे कंपनी का नंबर आता है सेकंड अपने कैटेगरी के अंदर. थर्ड की बात करें, कहाँ पर ये थर्ड रैंक करती है, यानी लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट नेटवर्क इस कंपनी के पास है. तो यहाँ पे थर्ड प्रोक्योरमेंट के फॉर्म में थर्ड नंबर पर कंपनी का नंबर आता है. उसके बाद अगर हम बात करें 14 प्रोसेसिंग प्लांट है इस कंपनी के पास. और उसके बाद बात करें 7,100 प्लस इसके पास जो विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेयरी बिजनेस के लिए. जितने ज़्यादा कलेक्शन के उसके पास सेंटर होंगे या फिर विलेज जहाँ से भी उसको मिल्क जहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी बात हो जाती है. उसके बाद अगर हम बात करें 97 चिलिंग सेंटर है या फिर प्लांट जिसे आप कह सकते हो, सो दैट ऐसा नहीं कि यहाँ से कलेक्शन हो रहा है और चिलिंग के जो प्लांट है वो काफ़ी दूर है और तब तक जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट हो जाए या फिर दूध ही ख़राब हो जाए. इसलिए इनके पास अच्छी अवेलेबिलिटी बनी हुई है टाइम छोटे छोटे स्पेस के अंदर. उसके बाद अगर हम बात करें 3,100 प्लस जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी के पास अच्छी प्रेजेंस है जो उसको कलेक्शन के बाद इतने छोटे, क्योंकि जो जिस बिज़नेस में कंपनी काम करती है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है मिल्क कि आज ये कलेक्ट कर लिया गया और 3 या 4 दिन के बाद इसको या फिर 5 दिन के 1 हफ्ते के बाद इसको प्रोसेस किया जाए. इसको क्विकली इसके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है इस बिज़नेस में. ये कब पॉसिबल होगा, जब किसी भी कंपनी के या फिर कोई भी कंपनी इस बिज़नेस में काम करती है और उनका जो डीलर बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, सो दैट टाइम पे जो ये प्रोडक्ट है, ये अपने जो चिलिंग प्लांट है या फिर जो प्रोक्योरमेंट प्लांट है, वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट है, वहाँ तक टाइम से पहुँच जाए. इसके बाद अगर हम बात करें 42 प्लस इसके सेल्स ऑफिस हैं. अगेन दिस इज़ गुड. और उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे 1,500 ऑलमोस्ट 1,500 प्लस इसके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं. एंड तो कुल मिला के यहाँ पे जो इसकी चीज़ है, रीच है, स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद
स्कोप इस कंपनी को जो एज ऑफ नाउ चला रहे हैं या फिर जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप यहाँ पढ़ पाएंगे मिस्टर डूडला सुनील रेड्डी, ये है इसके एज ऑफ नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर। इनके पास अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, 25+ ईयर एक्सपीरियंस है डेयरी बिजनेस में। तो एक आप कह सकते हो कि एक अच्छा मैनेजमेंट है जो अपने बिजनेस को अच्छे से समझता है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट मिस्टर वेंकट कृष्णा रेड्डी, ये इसके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनके पास अगर एक्सपीरियंस की बात करें 35+ एक्सपीरियंस हो और डेली का, तो अगेन इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो भी उनमें से भी अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए 23+ ईयर का एक्सपीरियंस है डूडला में ही, तो शुरू से ये कंपनी के साथ बने हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें CFO के, तो CFO जो है आपके सामने है, एंड जो इनके पास एक्सपीरियंस है, जो इनका एक्सपीरियंस है टाटा क्यूमिंस प्राइवेट लिमिटेड में पहले ये काम करते थे या फिर इनके पास प्रायर एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि कंपनी इंडिया में काम करती है और उसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं और किन प्रायर जो पांच स्टेट्स हैं वहाँ कंपनी काम करती है। इसके अलावा जो हम ओवरसीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी कंपनी का बिजनेस एज ऑफ नाउ है। और वो कहाँ है अगर हम बात करने की कोशिश करें, यहाँ आप देख सकते हो केनिया में एंड युगांडा में, यानी अफ्रीका में भी कंपनी का बिजनेस कंपनी रन करती है थ्रू इट्स सब्सिडरी लेक साइड डेयरी लिमिटेड, जो आपको जस्ट शुरू में याद होगा जिस कंपनी को कंपनी ने एक्वायर किया था, यानी डूडला ने एक्वायर किया था, ये अपने सब्सिडरी के थ्रू वहाँ बिजनेस करते हैं। उसका नाम है डूडला लेक साइड डेयरी, आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। एंड उसके बाद जो दूसरा है डूडला डेयरी केनिया, ये इसके सब्सिडरी हैं वहाँ। और अगर हम बात करें जो इनके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट तो वही है लेकिन किस ब्रांड के अंदर वहाँ सेल होते हैं फिर मार्केट होते हैं, डेयरी टॉप एंड डूडला प्लस, ये इनके ब्रांड है जिसके अंदर ये अपने मिल्क, योगर्ट या फिर जितने भी प्रोडक्ट हैं, घी, ये सारी चीज़ें बेचते हैं या फिर मार्केट करते हैं। ये तो एक ओवरसीज़ की बात होगी कि इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है। अब वहीं क्यों सवाल ये निकल जाता है कि इतनी बड़ी कंट्री में, इतने बड़े वर्ल्ड में ये अफ्रीका में ही क्यों गए, युगांडा और यहाँ केनिया वहीं क्यों गए, उसको समझने के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहली बात तो वहाँ चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है या फिर ये कहें इजीली मिल्क फार्मिंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो लैंड है वो फॉर गाय भैंस के लिए या फिर हम समझने की कोशिश करें क्योंकि इनको चरने के लिए एक अच्छी खासी वहाँ ज़मीन अवेलेबल है, एक लैंड अच्छी खासी अवेलेबल है, सो दैट ये चीज़ें अच्छे से फॉर्म हो पाए और जो मिल्क है इजीली अवेलेबल हो जाता है। कोई भी कंपनी किसी भी, फिर चाहे वो किसी भी बिजनेस में, वहाँ बिजनेस या फिर वो अपना प्लांट वहाँ लगाएंगे जहाँ उसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो इसलिए इनको वहाँ मिलता है, इसलिए वहाँ चले गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका कंट्रीब्यूट टोटल 5% वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, तो टोटल तो अफ्रीका वहाँ से करता है क्योंकि वहाँ फार्मिंग इजीली अवेलेबल है, प्लस लार्ज एनिमल वो है, पॉपुलेशन भी है इन अफ्रीका में, इसलिए ये कंपनी वहाँ शिफ्ट हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेयरी प्लेयर मार्जिन आर हायर ड्यू टू लिमिटेड कंपटीशन, तो इसलिए भी कंपनी का एक सब्सिडरी है, कंपनी वहाँ भी बिजनेस करती है। नाउ इसके बाद कंपनी के जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले जो हमने जस्ट कवर किया, थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोक्यूरमेंट, तो यहाँ साउथ इंडिया की बात होगी, वहाँ पे इस कंपनी का नंबर आता है थर्ड। दूसरी अगर हम बात करें जो इसकी कंपनी की स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 12+ स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है, 12 स्टेट्स में इन इंडिया, अगेन दिस इज़ गुड। वहीं बात करें ग्लोबल प्रेजेंस है युगांडा एंड केनिया में, रीज़न आप समझ चुके हैं वहाँ क्यों। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल 14 प्रोसेसिंग प्लांट हैं एंड 1 फीड प्लांट भी है इस कंपनी का, तो अगेन ये है इसकी स्ट्रेंथ। और उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट B2C सेल थ्रू स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग भी इसकी एज ऑफ नाउ अच्छी है, तो कुल मिला के ये कुछ इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। नाउ इसके बाद जो की रेशियोज़ हैं उनके फॉर्म में कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे। Q1 से लेकर Q1 FY21 और Q1 FY22 का डेटा आपके सामने है। सबसे पहले चार्ट के ऊपर हम फोकस करें, अगर यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर की हम बात कर रहे हैं तो ये है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये कैसा रहा है। Q1 FY21 में आप यहाँ देख सकते हो 4,554 के आसपास था, और इस वक्त अगर हम बात करें तो उसमें हमें एक इस क्वार्टर में तो अच्छी जंप हुई थी, लेकिन अभी की बात करें जो रिसेंट क्वार्टर है वहाँ पर इसमें डिप है पिछले क्वार्टर से, लेकिन ईयरली बेसिस पे हमें काफ़ी अप दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ रहा है इस चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगेन हमें दिखाई पड़ रहा है, ये था पिछले Q1 का FY21 और यहाँ पर आपको चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी में इसके नेट प्रॉफिट के, दिस चार्ट के ऊपर बात करें ये वाला, तो यहाँ आप देख सकते हैं Q1 जो पिछले साल था
एंड इस बार की बात करें अगेन जो बीच में डिप हुई थी वापस से आ चुके हैं। जिस तरह से बीच में एक लॉकडाउन था एंड जो सप्लाई चेन में एक बड़ा डेंट पड़ा था, सप्लाई चेन एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चीज़ें ठीक पहुंच नहीं पा रही थी, नॉट इवन ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही थी, तो उसके वजह से वापस से चीज़ें आपको रिकवर होते हुए दिखाई पड़ रही हैं क्वार्टरली बेसिस पे। एग्जैक्टली हमारे लिए क्लियर हो जाएगा यहाँ पर 18 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है। रेशियोज के फॉर्म में कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो हम कंपनी के बिजनेस को समझ चुके हैं, यहाँ समझते हैं 18 में क्या हुआ था। सबसे पहले जो चार्ट आपको यहाँ पे बता रहा है दिस चार्ट, ये है कंपनी का क्या चीज़ ROCE परसेंटेज में आप यहाँ देख सकते हो और वैसे भी आप वैल्यू में भी आप देख सकते हो। तो 18 में जाए 23 के आसपास, उसके बाद 18 प्लस 17 प्लस और अभी की बात करें 25 प्लस, तो कुल मिला के इस कंपनी का ROC हमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी का दूसरा ROE जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, अगेन 18 में था 16 प्लस 15 11, यहाँ पे एक डिप दिखाई पड़ी थी 2020 में, अगेन ये चीज़ वापस से रिकवर हो चुकी है 19 प्लस हो गई। अगेन दिस इज गुड फॉर अस, दोनों पैरामीटर पे कंपनी बिल्कुल सही खड़ी हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपनी का डेट, नेट डेट आपके सामने है कितना है इस कंपनी के ऊपर डेट, और डेट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्म में आप इसे देख सकते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो पहले पकड़ते हैं, आप ये देख पाएंगे 18 में इसके पास 0.37 डेट था, वो ऑल्दो 0.50 से कम था, लेकिन उसके बाद बात करें 0.39 0.35 और इस क्वार्टर की बात करें या फिर कंप्लीट FY21 की बात करें ये आ चुका है 0.13, जो हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। कंपनी समहाउ अपने डेट को कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है और काफ़ी कम कर दिया, तो इसलिए ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। तो एज ऑफ नाउ आप कंपनी के ऊपर कितना डेट रह चुका अब आप देख सकते हो, जो पहले जो FY20 में था 1500 के आसपास एंड अभी हो चुका है 869, तो काफ़ी कम हो चुका है। जिस तरह से कंपनी से काम कर रही है डेफिनेटली आने वाले कुछ क्वार्टर में कुछ आने वाले ईयर्स में डेफिनेटली हमारे इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए किस तरह से कंपनी इसको और भी कम करती है और हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। तो जितने भी पैरामीटर हैं इन सभी पैरामीटर पर हमें अच्छी बातें समझ में आ रही है। इसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ये है इसका रिसीवेबल जो पेमेंट है ना उसकी डेट और जो पेबल डेट है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। अगेन उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ गुड फॉर अस। तो कुल मिला के रेशियोज़ के फॉर्म में हमें कंपनी अच्छी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट अगर आप बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें सबसे ज़्यादा किसी के पास होल्डिंग है तो वो है पब्लिक एज ऑफ नाउ 23 प्लस उनके पास है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के पास 9 प्लस की होल्डिंग उनके पास है एंड उसके FIs की बात करें 4.53 और उन सब के बाद जो है वो है प्रमोटर। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा प्रमोटर है 62 प्लस और उसके बाद पब्लिक एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो DIs एंड देन FIs आपके सामने है। उसके बाद भी अगर हम ये देखने की कोशिश करें कौन से वो फंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड, तो सबसे पहले जो फंड निकल के आ रहा है SBI का, ज़रा सा जूम कर दूं आप सभी के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं SBI का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड एंड उसके बाद कितना इन्वेस्ट किया है वो भी आप देख सकते हो सामने। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड एंड उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड एंड DSP स्मॉल कैप फंड, ये वो फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। नाउ ऑल दिस रिटर्न की बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एक वीक की बात करें 17% के रिटर्न दिए, अगर सच बताएं तो आज ही इसमें अप मूव आया है 20% का, तो सारा रिटर्न आज ही का है। एक मंथ की बात करें 7% के आसपास और 3 साल इसको हुए नहीं है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 2 से 3 महीने हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुए, तो इसलिए रिटर्न आपके सामने है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ किस परसेंटेज के हिसाब से हर साल रह रही है, एक साल की बात करें 24 प्लस जिसे आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, 3 साल की बात करें 12 प्लस और 5 साल की बात करें 14 प्लस इसकी सेल्स ग्रोथ रही है। तो कुल मिला के ये आपको अच्छे नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं सेल्स के फॉर्म में। वही अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, माइनस में दिखाई दे रहा है -45, ये है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में। अगर हम बात करें 3 साल में -14 और उसके 5 साल की बात करें ये पॉजिटिव में 13। तो कुल मिला के जितने भी हमने नंबर्स देखे थे सभी में अगर हमें कहीं डेंट दिखाई पड़ रहा है, बड़ा डेंट वो है प्रॉफिट ग्रोथ में, अदरवाइज सारे नंबर्स के ठीक ही दिखाई पड़ रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन सब के बाद हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट को हम डिस्कस करें। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर तो मिल ही जाएगा। इसमें क्या हुआ इसके चार्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। 1 डे का चार्ट लगा हुआ है,
ये वनडे का चार्ट है एंड ये कंपनी लिस्ट हुई थी इस वक्त के आसपास, और उसके बाद जैसे जिस दिन लिस्ट हुई थी एक अच्छा अप मूव आया था, तब से सीधा इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। आप यहाँ देख सकते हो इसने बीच में कई ट्राई अटैम्प्ट किए थे अपने हाई को ब्रेक करने का, और जो हाई निकल के आया था 650 का एक इंपॉर्टेंट था। ये एक प्राइस है, इसको ब्रेक कर ही नहीं पाया। फर्स्ट टाइम यहाँ आया, सेकेंड टाइम कोशिश की थी, थर्ड टाइम, और उसके बाद फाइनली आज के दिन आप यहाँ देख सकते हो इसमें ऑलमोस्ट 20% का अपर सर्किट लगा था। तो कुल मिला के 3 महीने का गेन, इस 3 महीने का रिटर्न इस शेयर ने एक ही दिन में दिया है। अब हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो चुका है, कुछ दिनों पहले शेयर हमें 500 का लेवल इस शेयर ने टच किया, वहाँ दिखाई पड़ रहा था, और आज कहाँ दिखाई पड़ा है 638 के आसपास, काफ़ी क्लोज है इस लेवल को ब्रेक करने के आसपास। मंडे को सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। पहले की बात करें, पहला क्या हो सकता है, मंडे को अगर ओपन होता है डेफिनेटली जिस हिसाब से क्लोज हुआ है हमें ये गैप अप के साथ ओपन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर ये 650 के आसपास ओपन होता है, वहाँ से क्या हो सकता है, या तो 650 के आसपास क्लोज हो और वहाँ से फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ सकती है, पहली चीज़। क्योंकि डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पर लिया होगा वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे। एक चीज़ तो ये रह गई, 650 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और समहाउ गैप भी अगर उससे ओपन हुआ इससे इस लेवल से काफ़ी ऊपर होता है और उसके बाद कुछ देर ये उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, हाफ एन आवर भी सस्टेन हो जाता है या 1 घंटा सस्टेन हो जाता है, तो उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कई टाइम से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था और अब ब्रेक कर लिया, अब यही इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है इस शेयर के लिए। इसलिए अगर 650 के ऊपर जाता है, सस्टेन होता है, तो डेफिनेटली 650 के ऊपर फ्रेश बाइंग बिल्कुल की जा सकती है। तो जिन लोगों के पास है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ से बना सकते हैं। अगर 650 से आपको ये वापस आता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। अदरवाइज इसके ऊपर सस्टेन होता है तो उसके बाद तो हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमें कुछ दिन और अच्छा अपमूव दिखा सकता है, एटलीस्ट 1 और 2 दिन। आज की क्लोजिंग तो बड़ी ही स्ट्रांग हुई है। इस वीडियो में जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें थी हमने कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरी रह गए आप हमें बता सकते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन कंसिडर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच।